नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई के लिए मूल विधि और पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल विधि में भी बीएनएस के अलावा जो धाराएं हैं, बीएनएस की धाराओं के अलावा जो पार्ट है, जैसे भूमि सुधार अधिनियम हो गए और दहेज प्रथा हो गई, पीआईएल हो गई, मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, तो ये सब चीजें ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। धाराओं से क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, लेकिन और पार्ट ज्यादा आने वाला है और क्वालिटी ज़्यादा आने वाली। तो उसमें से हम टॉपिक बाई टॉपिक बढ़िया से नोट्स बना के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, इतना मैं अपने नोट्स से कह सकता हूँ। मैं इन नोट्सों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ और मुझे उम्मीद है जो मैं टॉपिक आपके समक्ष रख रहा हूँ, उसके अलावा इस टॉपिक से कुछ नहीं आएगा। बाहर से जितना है सब इसी में मैंने दे दिया है और बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। आप अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, आपको ये चीज़ें रिवाइज होने लगेंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। 1-2 नंबर हर टॉपिक से आना ही आना है भाई। 7-8 टॉपिक है, सूचना का अधिकार है, पीआईएल है, मोटर व्हीकल एक्ट है, घरेलू अधिनियम है और भूमि सुधार अधिनियम है, दहेज प्रथा है। तो इन सब चीज़ों को जब पढ़ने लगेंगे तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें याद होने लगेंगी। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी-सी कविता। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमींदारी प्रथा। जमींदारी विनाश कहाँ से लागू हुआ? देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था जो लागू हुई है वो 1950 में लागू हुई है। अब यहीं से शुरुआत हुई है भूमि सुधारों की। सर, सबसे पहले जो भूमि सुधार हुआ था सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 में, जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ये चीजें बहुत ही छोटी छोटी हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। लखनऊ अधिवेशन में जमींदारी उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 में पारित हुआ, जिसमें किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। 8 अगस्त 1946 को जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ये चीजें आप केवल सुनिए और हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे और इसके नीचे हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा दिया है। ठीक है, आप धीरे धीरे ज्वाइन होंगे तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और आपको ये चीजें पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है। तो आगे बात करते हैं। 10 जनवरी 1951 को विधान सभा द्वारा यह अधिनियम पास हुआ और 16 जनवरी 1951 को विधान परिषद में पास हुआ। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना है कि यह जो जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव तो 1946 में पास हो गया था विधानसभा के द्वारा, लेकिन ये जो पुनर्विचार किया गया है तो 10 जनवरी 1951 को विधानसभा द्वारा और 16 जनवरी 1951 को विधान परिषद द्वारा किया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह 26 जनवरी 1951 को अधिनियम के रूप में पारित हो गया। ठीक है, ये अधिनियम के रूप में पारित हो गया। अब इसके आगे बात कर लेते हैं। सिर्फ भूमि के सुधार का निर्धारण, मतलब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि 24 जनवरी को राष्ट्रपति ने स्वीकृति के बाद यह 26 जनवरी 1951 को अधिनियम भूमि विधि का भाग बन गया। ठीक, लेकिन इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ सीमाओं पर, मतलब भूमि की सीमाओं पर है, पानी की सीमाओं पर, जल की सीमाओं पर लागू नहीं होता है। यह सिर्फ भूमि की सीमाओं पर लागू होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें वही पॉइंट है जो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, और मतलब इसमें पूछे गए वाले सारे पॉइंट है। तो सिर्फ भूमि में की सीमाओं का ही निर्धारण किया जा सकता है, जल की सीमाओं का नहीं। इंपॉर्टेंट है, ये पीछे 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इनको जितने भी पॉइंट है बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आगे बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में, ऊपर मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? लागू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि कब लागू हुआ। आगे बात कर लेते हैं कि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, शहरी क्षेत्रों में यह लागू नहीं होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसका सांख्यांक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। इसका सांख्यांक क्या है? सांख्यांक मतलब यह जिस वर्ष पारित हुआ उस वर्ष कौन सा नंबर का अधिनियम पारित हुआ था। मतलब कि मान लो 2025 है तो 2025 में कितने कानून और बन चुके हैं, तो जो कानून जितने बन चुके हैं तो उसमें से ये किस नंबर का कानून है। तो ये 1951 में पहले नंबर का ही कानून था जो बना था, तो इसका सांख्यांक क्या हो जाएगा? 01/1951। इसमें उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दिया गया, संपूर्ण देश में यह
लागू हो गया। इसमें स्वामी की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई। किसी भी व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य क्या थे? कृषक और राज्यों के बीच मध्यवर्तिता के अस्तित्व से युक्त, मतलब कृषक और राज्य के बीच, किसान और राज्यों के बीच क्या कहते हैं, मध्य मतलब एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि चीजों को आराम से बैठ के कानून द्वारा मध्यस्थता की जा सकती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जमींदारों के अधिकार, आगम और हित का अर्जन करना, मतलब जमींदार जो थे उनके अधिकारों की भी रक्षा करना है। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार, मतलब जो जमींदारी उन्मूलन कानून थे उसमें एक नियम से ज्यादा आप भूमि नहीं रख सकते और छोटे किसानों को भूमि किसी न किसी प्रकार से दी जा सकती थी। ठीक है, तो ये हमारा जमींदारी उन्मूलन बहुत ही अच्छा। इसके बाद हम नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं। इसके आगे उत्तर प्रदेश विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने प्रकार की जोतें थी? तो जब ये अधिनियम लागू हुआ उसके पहले इसमें प्रदेश में 4 प्रकार की जोतदारी थी। अब उन जोतदारी में सुधार किया गया। सुधार करने के बाद हमारे पास 4 प्रकार की जोतदारी बची। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि इस अधिनियम में 14 जोतदारी को हटा दिया गया। बची कितनी? 4। किस धारा के अंतर्गत? धारा 129 के अंतर्गत 4 प्रकार की, जिसमें संक्राम्य जो अधिकार था वो श्रेष्ठ कहा, मतलब सबसे बड़ा अधिकार, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इनको सारे प्रकार के कानूनों से छूट थी। श्रेष्ठतम किस्म का ये अधिकार था आर्टिकल नंबर 130 के तहत। इसमें 3 प्रकार की किस्म थी। कौन कौन सी है? उसमें स्थायी भी थी, वंशानुगत भी थी और श्रेष्ठ भी थी, मतलब हर प्रकार से इनके कानून से छूट थी एक प्रकार से। उसके बाद असंक्राम्य में हम ये कह सकते हैं ये स्थायी और वंशानुगत तो थे, लेकिन ये संक्राम में नहीं थे। संक्राम मतलब श्रेष्ठ नहीं थे। ये स्थायी, अपनी जमीन को स्थायी रख सकते थे, वंशानुगामी मतलब वंशों के अनुसार बांट सकते थे, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं थे। उसके बाद आसामी जो था वो निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग मतलब ये अपनी जमीन को स्थायी नहीं रख सकते थे, बस ये वंश के आधार पर, बटाई के आधार पर कार्य कर सकते थे, लेकिन स्थायी नहीं रख सकते थे। ये सबसे निम्न किस्म के जोतदार थे। ठीक है, उसके बाद सरकारी पट्टे। ऐसे जोतदार जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं होती थी उन्हें सरकार पट्टे पे जमीन देती थी और उसका अधिकार सरकार के पास होता था, और यह आर्टिकल 133 का कहता है। ठीक है, सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि सभी ने पॉइंट एग्जाम में पूछे गए। ठीक, आगे बात करते हैं धारा 100। कुछ धाराएं भी हैं, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ज्यादा फालतू की धाराएं हमने नहीं ली, तो इनको याद कर लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पीडीएफ को टेलीग्राम में दे देंगे और टेलीग्राम का लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं धारा 132 के बारे में। धारा 132, भूमियों को सूचीबद्ध किया गया जिसमें भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमिधर अधिकार मतलब 4 प्रकार के जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो था वो भूमिधर ही था। ठीक है, उसके बाद 4 प्रकार के थे, उसमें सबसे छोटा यही था आसामी। ठीक, उसके बाद धारा 199 के अंतर्गत भूमिधर को बेदखल या भूमिधर का मतलब दोनों प्रकार, भूमिधर को बेदखल भी किया जा सकता था, संरक्षक भी प्रदान था। भूमि को बेदखल कैसे किया जा सकता है? उसके 4 प्रकार। गलत पट्टे का था, मान लो किसी को गलत पट्टा हो गया तो बेदखल कर दिया जाएगा। गलत अंतरण मतलब गलत जमीन दे दी गई तो। सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी मतलब किसी को सार्वजनिक जमीन दे दी गई तो वहां पर बेदखल किया जा सकता था, लेकिन अगर जो पट्टा सही है तो उसका संरक्षण भी प्राप्त होता था धारा 199 के अंतर्गत। ठीक, चीजों को सुनिए, समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक करना। इसके बाद धारा 157 के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति को भूमि पर पट्टा देना। अक्षम मतलब जिसके पास भूमि नहीं होती है और वो उस पट्टे की जमीन के योग्य होता है तो उसको सरकार कलेक्टर के माध्यम से भूमि को पट्टा देता था। उसके बाद अब धारा 155 के अंतर्गत भूमि को बंधक रखना, मतलब कोई भी भूमिधर मतलब बड़ा, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो अपनी भूमि को बंधक रख सकता था। उसके बाद 156 के अंदर भूमिधर को पट्टे पर दिया जाना। भूमि को पट्टे पर दिया जाना मतलब 157 में यह है कि भूमि को अक्षम व्यक्ति को भूमि पट्टे पे देना, लेकिन ये कहां से आया? ये आया भूमि को पट्टे पे देना, मतलब 156 में भूमि को पट्टे पे देना और किसको देना? अक्षम व्यक्ति को। तो अक्षम व्यक्ति 157 पे आ जाएगा और भूमि को पट्टे पे देना 156 पे आ जाएगा। 158 पे आ जाएगा पट्टे का निलंबन, मतलब किसी को गलत पट्टा दे दिया गया तो उसका निलंबन भी किया जा सकता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज
अभी मैंने पीछे बताया है कि भूमिधर के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो सकती। ये एक लिमिट हमारी तय कर दी गई। इसके बाद यहाँ पे SC ST अन्य को भूमि का अंतरण नहीं कर सकता था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि पहले बहुत लोग शेड्यूल कास्ट मतलब कि एक प्रकार से निम्न वर्ग के बहुत ही अत्याचारों के कारण उनकी जमीनें हड़प लिया करते थे। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, हर जगह नहीं। तो इसीलिए एक कानून इसमें बना दिया गया कि SC ST की जमीन सिर्फ ST ST खरीद सकता है। दूसरा व्यक्ति तभी खरीद सकता है जब उस ST ST के पास 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, तब दूसरा अन्य व्यक्ति खरीद OBC जनरल खरीद सकता है। ठीक है, तो ये कानून से इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब एक ये तो हमने पीछे बताया है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। अब यहाँ से आ जाता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 सितंबर 2013 को लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2014 को, मतलब 26 सितंबर 2013 को स्वीकृति मिली। लागू कब हुआ? 2014 को। किसकी जगह लेगा? तो ये 1894 की कानून की जगह लेगा। ठीक, यहाँ पे जब ये कानून बना था, कानून कब बना? कानून बना 2013 में, लेकिन जब यह लागू हुआ तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में लागू हुआ 2019 में, जब आर्टिकल 370 का हटा दिया गया। ठीक, जब 370 को हटा दिया गया तो ये पूरे देश में 2019 में लागू हो गया। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं पेज नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, इसलिए एक भी मिनट वीडियो को एक्सटेंड मत करना। अब यहाँ पे कह रहा है भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन 2020 में वही हमने बताया। 2019 में जब 370 हटा तो 2020 में जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें लागू हो जाती हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले में पहले जम्मू कश्मीर में ये चीजें लागू नहीं होती थी। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है, मतलब 3-4 शिफ्टों में पूछा गया है कि यदि निजी कंपनियां किसी जमीन को का बड़ा हिस्सा लेती है, मान लिया कि कोई भी निजी कंपनी है किसी जगह किसी जमीन का बड़ा हिस्सा लेती है, तो वहां के लोगों को 80% सहमति होनी चाहिए। लेकिन वही निजी कंपनी सह भागीदारी वाली कंपनी हो तो वहां पे 70% लोगों की अनुमति होनी चाहिए। दो बातें मैंने कही कि एक पूर्ण रूप से निजी कंपनी हो और एक भागीदारी वाली निजी। ठीक है, तो 80 और 70%। विस्थापित परिवार क्या होता है? धारा 3(1) के अंतर्गत कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरण और पुनः स्थापित किया गया हो, वह भी परिवार विस्थापित परिवार कहलाता है। फिर से सुनिए, कोई भी परिवार भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित, या मतलब मान लो कहीं की जमीन हमने किसी ने ले ली और वो परिवार को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसे विस्थापित परिवार कहेंगे। चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं सीमांत किसान, कृषक, ऐसे खेतिहर जो जिनके पास आधा हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, लघु कृषक जो 2 हेक्टेयर से अधिक, ठीक, 2 हेक्टेयर तक। उसके बाद इसमें धाराएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन धाराओं को जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट धारा है, इनसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 4। धारा 4 क्या है? सामाजिक समाधान निर्धारण का अध्ययन करना, लोक प्रयोजन हेतु, मतलब लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक समाधान निर्धारण करना धारा 4 के अंतर्गत है। धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन करना। अब इस प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कौन करता है? तो वो हमारा कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, धारा 12 के अंतर्गत भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने व सर्वेक्षण करने की शक्ति। अब भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण की शक्ति धारा 12 के अंतर्गत दी गई है। धारा 1 के अंतर्गत क्या दिया गया है? धारा 1 के अंतर्गत ये दिया गया है कि धारा 11 के अधीन सामाजिक आकलन रिपोर्ट का पालन 12 महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो वह एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे धारा 11 हो गई, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक हो गई। धारा 11 के अधीन सामाजिक आकलन रिपोर्ट, ये जो ऊपर धारा 11 लिखी है उसी का पार्ट है। ठीक, पालन 12 माह के भीतर नहीं किया जाता है तो नई सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा नया। तो ये किसके अंतर्गत है? 14 के अंतर्गत है। मतलब ऊपर जब नहीं किया जाएगा तो नीचे 14 के अंतर्गत पुनः दूसरा नया किया जाएगा। इसके बाद धारा 52, प्रत्येक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा, मतलब जो उसका जांच करता होगा या उसका पीठासीन अधिकारी होगा वो सिर्फ एक ही होगा, एकल होगा, उसमें नहीं होगा। उसकी उम्र जो होगी वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु के अंतर्गत होगी। और ये कहाँ लिखा है? ये धारा 54 में लिखा है। पीठासीन अधिकारी के बारे में धारा 54 में लिखा है, और एक व्यक्ति होगा, ये धारा 52 में लिखा हुआ। ठीक, पीठासीन अधिकारी होगा वो धारा 54 में लिखा है, एक व्यक्ति ही केवल होगा वो धारा 52 में लिखा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसका सांख्यांक क्या है? मतलब ये 2012 में
8वें नंबर का था, इसलिए इसका साक्ष्यांक क्या हो जाएगा, सन 8 सन 2012। 29 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति मिल गई। भूमि राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम क्या है, मतलब भूमि का राजस्व प्रणाली कैसे लागू होती है। सबसे पहले गांव होता है, उसके बाद तहसील होती है, उसके बाद जिला होता है, उसके बाद संभाग प्रभाग या मंडल होता है। तो देखिए वही दिया है, पहले गांव होगा, तालुका का मतलब तहसील होगा, कलेक्टर का मतलब जिला होगा और राजस्व प्रभाग मतलब मंडल होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। चीजें अगर आप सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीजें आती चली जाएंगी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। धारा 5 में क्या दिया गया है, धारा 5 में सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए किया जाएगा। धारा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। यह धारा 7 में दिया गया है। मतलब जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसका मूल्यांकन कौन करेगा, एक विशेषज्ञ करेगा। किस धारा के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत। खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए प्रवेश विशेष प्रावधान, धारा 10 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है। खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान, धारा 10 के अंतर्गत। भूमि का संरक्षण की सूचना स्वामी को 60 दिन से पहले देनी होगी। कितने दिन, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भूमि का संरक्षण की सूचना स्वामी को कितने दिन पहले, कम से कम 60 दिन पहले देनी होगी। और जब वो संरक्षण करने आएगा तो वहां पे भूमि का स्वामी मौजूद होना चाहिए। जमीन का कब्जा कौन दिलाता है, जमीन पे कब्जा कलेक्टर दिलाता है, धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब लास्ट पेज की बात कर लेते हैं, लास्ट। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इस टॉपिक से इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से लिया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। प्रशासक द्वारा पुनर्वासन एवं स्कीम तैयार करना, मतलब कोई प्रशासक, जो भी प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा एक पुनर्वासन के लिए स्कीम तैयार की जाती है। ठीक है, ये किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 16 के अंतर्गत। उस स्कीम का पुनरावलोकन धारा 17 के अंतर्गत किया जाता है और उसका घोषणा व सार धारा 19 के अंतर्गत 12 महीने के भीतर प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो 16 में स्कीम तैयार की जाती है, 17 में उस स्कीम को पुनरावलोकन किया जाता है और 19 में घोषणा व सार 12 महीने के अंदर किया जाता है। अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति धारा 38 के अंतर्गत है। मुआवजे का फैसला धारा 30 के अंतर्गत है। अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान धारा 39 के अंतर्गत है। आकलन में छूट देना, मतलब आकलन करते समय जो छूट दी जाती है वो धारा 40 के अंतर्गत है। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान धारा 41 के अंतर्गत है। वो SC/ST के लिए नियुक्त अधिकारी या प्रशासक धारा 43 के अंतर्गत है। समिति की अध्यक्षता, मतलब उस समिति की अध्यक्षता जो करेगा वो धारा 45 के अंतर्गत है। और जिलाधीश की संतुष्ट व पुनर्वास राशि का परिमापन एवं जमा की अनुमति की जा सकती है धारा 47 के अंतर्गत। धारा 48 जो है वो राष्ट्रीय निगरानी समिति की गठन के संबंधित है। धारा 50 जो है राज्य निगरानी समिति की गठन से संबंधित है। धारा 51 जो है सरकार द्वारा एक या एक से अधिक प्राधिकरणों की स्थापना और उस प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति ही पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिसकी उम्र 3 व 65 वर्ष होगी। योग्यता क्या होनी चाहिए इस पीठासीन अधिकारी की, सरकार मतलब जो नियुक्त करेगा, नियुक्त की योग्यता सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार में नगरीय भूमि विधेयक 2016 में पारित हुआ। सबसे पहले कहाँ, राजस्थान में। पहला भूमि अधिग्रहण कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। तो ये रहा भूमि सुधार संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरे नोट्स थे। मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अभी मैंने नया ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो अभी मेंबर जैसे जैसे ऐड होंगे वैसे वैसे संख्या इससे बढ़ती रहेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।